दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल के संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू सुब्रमण्यम स्वामी का आजकल बहुत चर्चा में है और वो 3-4 दिन पहले आया था एक टीवी न्यूज चैनल के ऊपर और काफी लंबा इंटरव्यू है, करीब करीब 25-30 मिनट का इंटरव्यू है। और उन्होंने अपनी बात इंडिया और नेपाल के संदर्भ में बहुत बेबाकी से कही, वो सारी बातें जो कभी कभी शायद बीजेपी कहने से डरती है या भारत सरकार कहने से डरती है, या हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी उसको कहने से एक बार को सोचते होंगे मैं कहूं ना कहूं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के ही राज्यसभा मेंबर हैं, उनका जो इंटरव्यू जो मैंने सारा देखा तो मैं भी चौंक गया। एक्चुअली बहुत जीनियस हैं, हार्वर्ड में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, अब विजिटिंग प्रोफेसर हैं, पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं भारत सरकार में, नॉलेज बहुत है, एक तरह से जीनियस हैं। और हमेशा कहते हैं कि ये जो अभी मोदी सरकार के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इनको कुछ भी एबीसी नहीं आता, सरकार चलानी नहीं आती, गवर्नमेंट कैसे चलानी इनको आता ही नहीं है, इनको फाइनेंस की समझ नहीं है। एकमात्र यही आदमी है बीजेपी के अंदर जो अपनी सरकार पे अटैक करता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने नेपाल और भारत के संबंधों की जो चर्चा की है वो सैकड़ों सालों से चले आ रहे थे, वहां से की है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वेदों में, वेद पुराणों के अंदर भी नेपाल के नाम रखने का जो एक संदर्भ है उसको भी मेंशन किया कि कोई ऋषि थे ने उनके नाम पे एक और नाम जोड़ के इसको नेपाल रखा गया। और नेपाल नाम वेदों के टाइम से चला आ रहा है। ये किंगडम जो था नेपाल टाइम जो है, नेपाल जो है वो वेदों के टाइम से, तो आज का नहीं है, तो अलग किंगडम वो पहले से ही रहा है वो। फिर उसके बाद उन्होंने सुगोली ट्रीटी की बात की, वो ब्रिटिश वॉर की बात की, उसके अलावा कुछ और घटनाएं उसके बारे में बात किया। फिर उसके बाद कई घटनाएं उन्होंने ऐसे बताई जो कि यूपीए के टाइम में हुई थी, तो जहां पे 2005 के दौरान में कुछ ऐसा हुआ जिससे नेपाल के अंदर थोड़ी नाराजगी आनी शुरू हुई, वो मनमोहन सिंह का टाइम था। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो बताई उसके अंदर वो मेरे लिए भी चौंकाने वाली थी। तो मैंने बड़े गौर से उनका इंटरव्यू सुना सारा का सारा। फिर उन्होंने कहा कि अभी जो हालात हैं, फिर उसके ऊपर एक और डेंट 2015 में आया कि जब मधेशियों के इशू के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत ने नेपाल का ब्लॉकेट किया करीब 5-6 महीने, और वहाँ पे उनको पेट्रोल, डीजल और जो बाकी आइटम्स की सप्लाई थी उसको बाधित किया, जिसकी वजह से नेपाल की जनता में बहुत रोष पैदा हुआ और वहाँ पे एंटी इंडियन फीलिंग्स भी पैदा हुई। अब ये सब होते होते स्वामी का कहना था कि भारत सरकार की ओर से ऐसे प्रयत्न नहीं किए गए जिसके द्वारा देखा जाए तो कि जिसके हालात सुधर जाएं, जबकि देखा जाए तो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की भूमि लुम्बिनी में हुआ। इवन जो चीज़ें अवेलेबल है रामायण के अंदर, तो वहाँ पे जो जनकपुरी है जहाँ पे सीता का एक्चुअली देखा जाए तो पैदा हुई थी, मतलब धरती से निकली थी, लेकिन वो भी स्थान जो है वो भी नेपाल के अंदर है। तो ये तो रोटी बेटी का रिश्ता उन्होंने भी गिनवा दिया वहाँ पर। अब उनका ये भी कहना था कि जो 2015 की घटना थी मधेशियों का, उसके ऊपर बहुत नाराजगी आई और धीरे धीरे कुछ ऐसा होता रहा कि इंडिया ने उसको अवॉइड किया और नेपाल को जो ध्यान मिलना चाहिए था भारत की ओर से वो बिल्कुल नहीं मिला, और जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन को और संबंधों को बहुत बड़ा डेंट लगा। उनका कहना था कि भारत कई देशों से बात करता है, सब कुछ करता है, लेकिन नेपाल से बात करने से कतराता रहा। और ये चीज़ें देखा जाए तो उन्होंने भूटान के बारे में भी कह दी साथ में बात करते करते। बोलते मैं भूटान के बारे में अभी नहीं कह सकता कि भूटान कितना क्लोज है इंडिया का, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी धीरे धीरे चाइना की ओर खिसक कर जा रहा है। और भूटान ने भी भारत सरकार के प्रति, मोदी सरकार के प्रति अपनी नाराजगी कई बार व्यक्त कर दी है। बांग्लादेश और श्रीलंका वैसे ही नाराज थे पहले से ही, उनके जो बांग्लादेश ने अपने मिनिस्टर भी सारे रोक दिए थे, सारी यात्राएं रोक दी थी। उसके बाद मोदी जी को वहाँ जाना था, प्रोग्राम था बांग्लादेश का, वो भी कैंसिल हो गया। श्रीलंका के साथ थोड़ा अमेंड हुआ मामूली सा। अब होता क्या है कि किंग वीरेंद्र जो थे नेपाल के, उनके बहुत अच्छे संबंध थे, खास तौर से सुब्रमण्यम स्वामी के साथ इमरजेंसी में हेल्प भी हुई थी। और सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि हार्वर्ड में जब मैं था तो वो उस टाइम वहाँ पे स्टूडेंट थे
और वो सुब्रमण्यम स्वामी के ही स्टूडेंट थे, तो उनके आपस में संबंध बहुत अच्छे थे और काफ़ी हद तक देखा जाए तो आपस में वो एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। तब कहीं ना कहीं फिर मोरारजी देसाई के टाइम के अंदर भी जो बातें हुई हैं वहाँ पे, तो उसके बारे में भी खुलासा किया सुब्रमण्यम स्वामी ने। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है, आप लोग ज़रूर देखिएगा इसको। कहीं अपना नेट पे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। सुब्रमण्यम स्वामी जो एक न्यूज़ एक्स के ऊपर इसका ये इंटरव्यू है। और 2015 को भी काफ़ी उन्होंने ब्लेम किया है कि यहाँ पे बोलता है अब तो हालात ऐसे हो रहे हैं जहाँ से सुधारना ही मुश्किल होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों देशों को आपस में समझदारी का परिचय देके वापस बैठना चाहिए और भारत को बड़ा भाई होने के नाते कहीं ना कहीं आगे आके पहल करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। लेकिन इंडिया फिलहाल बात करने के मूड में नज़र नहीं आता है और शायद इसलिए ये जो एक दुख है वो सुब्रमण्यम स्वामी के चेहरे पे था। उनका कहना यह था कि दुनिया में ले दे के दो तो हिंदू कंट्री हैं, एक भारत और एक नेपाल है। भले ही वो डिक्लेयर्ड नहीं है लेकिन है तो हिंदू कंट्री बहुल देखा जाए तो बोलता है अगर हम ये पहल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर एक पड़ोसी और हमारे हाथ से निकल जाता है। काफ़ी अच्छे शब्द यूज़ किए, आप लोग देखिएगा उनका इंटरव्यू, ये अच्छा लगेगा आपको। और ख़ास तौर से अगर आपको तकलीफ हो तो बाद में लिखिएगा, फिर मैं एक उसका लिंक डालने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो मुझे बहुत बैलेंस्ड लगा इंटरव्यू, हालांकि कभी कभी थोड़ा सा वो सुब्रमण्यम स्वामी को थोड़ा सा ब्लंट होके बात करने की भी आदत है, पर अच्छा लगा मुझे इंटरव्यू, बैलेंस था और काफ़ी हद तक उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन करके भी बताया। तो इनसाइट्स मुझे भी मिली, देखा जाए तो कई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी जो उनके इंटरव्यू से मुझे प्राप्त हुई। जैसे जो मैंने कहा कि नेपाल का जो वर्णन है वेदों में है, इस बात का मुझे नहीं पता था। और कौन से ऋषि थे वो उनका भी नाम बताया, तो वो भी मैंने वहीं से लेके बताया है। मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार सुब्रमण्यम स्वामी का यूज़ कर सकती है, उनको रिप्रेजेंटेटिव बना के वहाँ पे भेज सकती है जो कम से कम चीज़ों को सुलझा सकें, बात कर सकें। केपी शर्मा ओली के साथ बारे में भी उन्होंने बात की कि उनकी काफ़ी साल पहले उनसे मुलाकात हुई थी। बोलते हैं अभी वो उनका भी जो स्टैंड है टफ हो गया है, तो उनको भी मनाना इतना आसान नहीं है। अब दोनों साइड से स्टैंड टफ हो जाएंगे तो फिर वहाँ पे मीडिएशन करने के लिए फिर सुब्रमण्यम स्वामी जैसा ही आदमी चाहिए। लेकिन शायद भारत सरकार वो भी ना करे, क्योंकि सरकार सुब्रमण्यम स्वामी को कोई भी असाइनमेंट नहीं देती है। उसको लगता है कि इनको असाइनमेंट देना शायद उनकी शान के खिलाफ है, और जितना करके वो असाइनमेंट्स नहीं देती है सरकार उतनी ही मार खाती है। जब सरकारें अपने जीनियस का ध्यान रखना बंद कर दें, विद्वान लोगों का ध्यान रखना बंद कर दें, उनसे सलाह करना बंद कर दें, तो देश तरक्की नहीं करते हैं। आप लोग देखिएगा इंटरव्यू, अच्छा लगेगा। शुक्रिया।